नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर संघवाद की, जिसे इंग्लिश में फेडरलिज्म कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस है, कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मुझे पता है समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैंने अपने इस प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रयास किया है कि आपको ना केवल ये चैप्टर समझ में आए बल्कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो सके। लेकिन आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, ये प्रेजेंटेशन शुरू से आखिरी तक देखना है, और दूसरी चीज कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं और बहुत सारे वर्ड जो हैं वो रेड फॉन्ट का उनके लिए उपयोग किया है। ये सारे आपके कोर कॉन्सेप्ट है। करना क्या है, आपको इनको लिखिए एक नोटबुक के अंदर, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में एक बार इनके ऊपर ध्यान रखिए कि कितने कितने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। जो चीज नहीं समझ में आई है उनको आप एक बार पुनः देख ले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनके ऊपर आपको खुद से क्वेश्चन बनाने हैं। तो यदि आप एक बार क्वेश्चन बनाने की स्थिति में आ गए तो मुझे डेफिनेटली यकीन है कि आप आंसर्स भी इसके बना सकते हैं। एज फार एज माई इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स आर कंसर्न, I have tried to cover all the core concept of this chapter and try to also explain in English. So don't worry, watch this video till end. Definitely it will beneficial for you. So let us start our today's presentation. बेहतर समझ के लिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है ताकि व्यवस्थित रूप से हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझ सके। सबसे पहले हम इसके पूर्व ज्ञान की बात करेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत। उसके बाद हम देखेंगे संघवाद क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म। अगले में हम देखेंगे संघवाद की विशेषताएं, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में संघवाद, फेडरल सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में संघवाद के समक्ष आई चुनौतियों के बारे में, द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय फेडरलिज्म इन इंडिया। उसके बाद 6 भाग में हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, और अंतिम भाग में हम बात करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में। तो आइए हम पहले भाग को देखते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, पिछले वाले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में हमने इसके जब रूपों की बात की थी तो हमने इसके 4 रूप पढ़े थे, और उसमें से एक था सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार का था, एक बार देखिए। ऊर्ध्वाधर वितरण में हमने देखा था कि वहां पर कई स्तर की सरकारें होती हैं जो एक के बाद एक के नीचे एक के नीचे एक होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं केंद्र सरकार है, उसके नीचे राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में सेंटर होता है, स्टेट होता है, और भी उसके नीचे स्थानीय सरकारें होती है जिनको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो ये जो सत्ता की साझेदारी इस प्रकार की है, इसी को एक नाम दिया गया है संघवाद। और इसके अलावा संघवाद कुछ भी नहीं है। हम इसके फायदे नुकसान के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके सामने आए चैलेंजेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार। संघात्मक व्यवस्था को या फेडरल सिस्टम को समझने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले आप इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 प्रकार के शासन व्यवस्था हो सकती है, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक का अर्थ यहां पर होता है कि वहां पर एक ही स्तर की सरकार है, मतलब केंद्र स्तर पे सरकारें रहती है, वही स्तर जो होता है वो पूरे देश के बारे में निर्णय लेता है, वहीं से सारे कामकाज चलते हैं। हाँ, वहां छोटे छोटे राज्य जरूर हो सकते हैं, लेकिन सही अर्थ में हम देखें या संघीय व्यवस्था के अर्थ में हम देखें तो उन राज्यों को इतनी शक्ति, इतनी पावर्स नहीं होती कि हम उनको संघ कह सकते। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है 2 लोग मिलके जब कोई भी एक कह सकते हैं कि हम टीम बनाते हैं और दोनों मिलके साथ रह के काम करने का प्रण करते हैं, वही होता है संघ। तो भारत के संदर्भ में भी हमने देखा कि भारत में भी ऐसे ही है, यहाँ राज्य है और केंद्र है, दोनों साथ मिलके अपनी अपने स्थान पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो एक बार देखते हैं हम, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन के एक या एक से अधिक स्तर हो सकते हैं, परंतु शक्तियों का केंद्र के पास होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर्स होती है। वह राज्यों को शक्तियों का हस्तांतरण कर सकता है,
परंतु अंतिम रूप से समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में ही होती है। इस प्रकार के देश है श्रीलंका और नेपाल। श्रीलंका के बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये होता है इसका एकात्मक रूप, जहां एक ही प्रकार का या एक ही स्तर पर सरकार प्रायः कार्य करती है। अगला वाला इसका रूप हम देखेंगे संघवाद। तो संघवाद क्या है, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। संघवाद यदि इसकी सिंपल परिभाषा दे तो संघवाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की एक ऐसा प्रकार है जिसमें किसी देश में दो या अधिक स्तरों की सरकार एक साथ कार्य करती है। मतलब केंद्र में एक सरकार होगी, जैसे कि भारत में दिल्ली की सरकार है ना, और राज्य में एक सरकार होती है जो कि गुजरात राज्य की सरकार है। तो दोनों सरकारें अपने अपने लेवल पर अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसी को हम बोलते हैं संघीय व्यवस्था। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। संघवाद को संघात्मक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। ओके, इट इज ए फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में केंद्र तथा राज्य सरकारें होती है, अर्थात दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकारें होती है। कुछ अधिकार केंद्र के पास तथा कुछ अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। राज्य सरकारों को यह अधिकार केंद्र से ना मिलकर संविधान के द्वारा मिलता है। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए ये अधिकार जो है वो केंद्र उनको नहीं देता है, क्योंकि ये अधिकार उनको कहाँ से मिलता है, संविधान के द्वारा। मतलब कि जो भी शक्तियां हैं वो संविधान निर्धारित कर देता है। केंद्र राज्य के ऊपर इस प्रकार से नहीं करता है कि चलिए मैं आपके अपने अधिकार आपको दे देता हूँ। तो उस देश के संविधान में ही इसका वर्णन होता है। कई मामलों में राज्य अपने क्षेत्र के अंदर शासन व्यवस्था चलाने के लिए स्वायत्त होते हैं। स्वायत्त का मतलब है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब नियम बनाना, नियम का पालन करवाना, ये सारे के सारे कार्य जो होते हैं वह राज्य सरकार के अंतर्गत होते हैं। यहां पर देखिए इसके एग्जाम्पल हमारे सामने कुछ दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल है बेल्जियम, अमेरिका और इंडिया। आगे देखिए और हम देखेंगे कि ये जो फेडरल सिस्टम है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम है और इंडिया में फेडरल सिस्टम है। उससे पहले यहाँ पर कुछ कंट्रीज दी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किन किन देशों में फेडरल सिस्टम चलता है। यदि हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया के अंदर देखिए भारत, पाकिस्तान, ये कुछ मुख्य कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद में अफ्रीका में भी कई सारे देश हैं। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील। यूरोप में कई सारे देश जैसे जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रिया वगैरह। तो ये सारे के सारे वह देश हैं जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था चलती है। प्रायः संघात्मक शासन व्यवस्था इसलिए अपनाई जाती है ताकि देश में शासन को और अधिक विस्तार दिया जा सके। इसकी जो इकाइयां हैं उनको भी अधिकार मिले जिससे कि वह अपने अपने क्षेत्र में शासन कर सके। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि देश के अंदर देश बनाना, बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य शक्तियां जो होती है वो केंद्र के पास हर एक संघात्मक व्यवस्था में होती है। तो शक्तियों के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा है। ये कौन कौन से देखिए, इसमें दो प्रकार के संघ है। साथ आकर संघ बनाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कमिंग टुगेदर, और साथ रखकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर। अब इनको आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए कि ये दोनों जो है ये किस प्रकार की व्यवस्था है। साथ आकर संघ बनाने का अर्थ क्या होता है? साथ आकर संघ बनाने में होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में दो या अधिक स्वतंत्र राज्य साथ आकर एक संघ का निर्माण करते हैं। आपसी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने के लिए संघ के कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। उन्हें ज्यादातर शक्तियां राज्यों के पास होती है। यहाँ दोनों एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका में रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों पार्टनर है, याद रखिए। मतलब कि आप अमेरिका का एग्जांपल लेके, अमेरिका जो था वहां पर कॉलोनियां डेवलप हुई, फिर यह कॉलोनी राज्य बनी। जब ये राज्य बन गए तो इन सारे राज्यों ने मिलकर फैसला लिया कि हम लोग एक देश का निर्माण करते हैं, मतलब एक संयुक्त राज्य का निर्माण करते हैं। तो ये जो स्वतंत्र राज्य थे इन्होंने क्या किया, संघ का निर्माण किया और शक्तियां किसको दे दी, केंद्र को दे दी। ये केंद्र कहलाया संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर या यूएसए के अंदर अभी भी जो राज्य है उनके अपने अपने कानून है। इवन एक ही राज्य में एक जुर्म के लिए जो दंड है वो हो सकता है कि दूसरे राज्य में ना हो। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कानून कैसे हैं, केंद्रीय है। तो इस प्रकार साथ आकर संघ बनाने की जो एग्जांपल है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और
ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला वाला एग्जाम्पल है साथ रखकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर प्रक्रिया में क्या होता है, पहले एक देश बनता है, उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिर छोटे छोटे राज्यों का गठन किया जाता है और कुछ शक्तियां उनको दे दी जाती है। याद रखिए, पहले केंद्र बनेगा, फिर राज्य बनेंगे, ठीक है। ये शक्तियां नो डाउट संविधान के द्वारा दी जाती है। लेकिन कमिंग टुगेदर में क्या होता है, पहले राज्य होते हैं और सब मिलके क्या करते हैं, आपसी सुरक्षा और विकास के लिए अपना एक संघ का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों जो प्रक्रिया है वह एकदम थोड़ी सी उल्टी है। कमिंग टुगेदर जो है या साथ आकर संघ बनाने में राज्य जो है बड़ी शक्तिशाली भूमिका में होते हैं, क्योंकि वह अपने पास काफी अधिकार रखते हैं। जबकि साथ रखकर संघ बनाने वाली व्यवस्था में जनरली केंद्र जो होता है वो मजबूत होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है भारत, बेल्जियम और स्पेन। आइए आगे बढ़ते हैं, हम संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न आता है कई बार 5 मार्क्स में भी कि संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो संघीय व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें हम एक एक करके इनका अवलोकन करते हैं। पहली विशेषता होती है, यहां सरकार 2 या अधिक स्तरों पर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर केंद्र सरकार है जो पूरे देश का ख्याल रखती है, उसके नीचे राज्य सरकार है, मतलब ये सेंट्रल हो गया और ये स्टेट हो गया। मतलब 2 स्तर तो कम से कम होने ही होने हैं। हो सकता है कि उसके बाद कोई तीसरा स्तर भी हो, जैसे हमारे देश में है पंचायती राज। तो यहाँ पर 2 से अधिक स्तर, ये 2 स्तर है। देयर आर मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो मोर देन 2 लेवल यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला इसका जो एग्जाम्पल है वो है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। देखिए, भले ही सरकारें गांव सरकारें ये स्थानीय ग्राम पंचायत की हो या राज्य की हो या भारत की हो या मतलब देश की हो, इन सभी का जो नागरिक होता है वो इनका कॉमन नागरिक होता है। जैसे कि मैं हूं, मैं अपनी ग्राम पंचायत का एक नागरिक हूं, मैं अपने राज्य का एक नागरिक हूं, साथ ही साथ मैं अपने देश का नागरिक हूं। लेकिन तीनों के लिए मुझे अलग अलग नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने देश का एक, जिसे कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए ये नागरिकता मेरे ऊपर, ये सभी नागरिकों के ऊपर लागू पड़ती है। कानून बनाना, कर वसूलने, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इनके जो पावर्स होते हैं, ये पावर्स जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में इन पावर्स के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है कि किसके क्या पावर्स है। यहां पर हम भारत का यदि एग्जांपल डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी इनके पावर्स होते हैं वह वेल डिफाइंड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब संविधान के अंदर किसके क्या अधिकार रहेंगे, किसके क्या विशेषताएं रहेंगी, ये सारी की सारी चीजों का डिटेल में उनके संविधान में वर्णन होता है। चलिए, ये हमने यहाँ पर इसकी 3 विशेषताएं देख ली है। इसकी जो अगली विशेषताएं हैं वो हैं, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। इसका मतलब ये है कि मान लो संविधान में राज्यों को कुछ शक्ति दी हुई है, तो केंद्र सरकार राज्यों से वो शक्तियां नहीं छीन सकती। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी संविधान में उसका बदलाव नहीं कर सकती। तो इस प्रकार का यदि किसी की शक्ति में बदलाव होता है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार से संविधान में परिवर्तन करना पड़ता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को एग्री होना पड़ता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी अदालत है, भारत के मामले में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, यदि संवैधानिक किसी प्रश्न पर राज्य और केंद्र के बीच में कुछ मतभेद हो, कोई डिस्प्यूट होता है, तो सुप्रीम पावर किसके पास है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने की? सुप्रीम कोर्ट के पास में। ठीक है, अगला वाला है वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता का मतलब होता है इसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देखिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक इनकी आय के स्रोत नहीं होंगे, केंद्र के अपने अलग आय के स्रोत नहीं होंगे, राज्य के अलग नहीं आय के स्रोत होंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से
उपयोग कर पाए। अब आप समझ लीजिए कि मानो संविधान ने राज्य सरकारों को सारे अधिकार दे दिए कि आप इस प्रकार से सरकार चला सकते हैं, आपकी ये अधिकार है, वो अधिकार है, लेकिन उनकी कमाई का जरिया ही नहीं देंगे और उस कमाई के लिए या उस पैसे के लिए यदि उनको केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सत्ता की साझेदारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सारी की सारी सत्ता किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। तो संविधान ये व्यवस्था करता है कि इनके आय के जो स्रोत है वह निश्चित होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था के उद्देश्य के बारे में। आखिर ये संघीय व्यवस्था के उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य जानने के लिए वापस से हम पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं, पावर शेयरिंग, सत्ता के साझेदारी के क्या उद्देश्य है। तो बिल्कुल वही, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, उसे बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना, टू सेक्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एनी नेशन। और दूसरा है क्षेत्रीय विविधता। क्षेत्रीय विविधता क्या होता है? ये होती है रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली के अंदर से जो सरकार चल रही है वो मणिपुर, आसाम, मिजोरम या गुजरात या वहां की जो क्षेत्रीय विविधता है उनको ना माने, अपनी क्षेत्रीय विविधता बनी रहे, इसलिए इन स्टेट गवर्नमेंट को भी कई सारे पावर्स दिए हुए। आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। देखिए, राज्य और केंद्र का आपसी भरोसा नहीं होगा और साथ रहने की सहमति नहीं होगी तो कई बार देश क्या होता है, कुछ राज्य अपने आप को अलग करने की, उस देश से अलग करने की मुहिम चलाते हैं, फलस्वरूप उस देश के टुकड़े हो जाते हैं। विश्व में कई सारे एग्जाम्पल है। युगोस्लाविया का एग्जाम्पल हमारे सामने है, युगोस्लाविया का एग्जाम्पल हमारे साथ में है, जो इसी प्रकार से विखंडित हो गया। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप। देखिए, जो हमने 6 पॉइंट देखे थे, उन्हीं 6 पॉइंट के आधार पर मैंने अब यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या भारत में संघीय व्यवस्था है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? 2 से अधिक स्तरों पर सरकार। बिल्कुल, भारत में भी 2 से अधिक स्तरों पर सरकार है। हमारे यहाँ कैसी है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय स्वशासन निकाय है, जिसे हम पंचायती राज भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, भारत में इकहरी नागरिकता है, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। तो हमारे यहाँ भी बिल्कुल भारत के अंदर यही है, इकहरी नागरिकता का सिस्टम है। आइए देखते हैं हम अगले पॉइंट्स। तीसरा है, अधिकारों का निर्धारण संविधान द्वारा। बिल्कुल, हमारे देश में भी केंद्र और राज्य के अधिकारों को संविधान के अंदर विस्तृत रूप से और स्पष्ट रूप से इनका विभाजन किया गया है। इनका विभाजन किया गया है इन सूचियों के माध्यम से, जिन्हें कहा जाता है इंग्लिश में लिस्ट। ये लिस्ट होती है, इन लिस्ट के अंदर कानून बनाने की शक्तियां होती है। जैसे कि संघ सूची। संघ सूची मतलब जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, मतलब भारतीय संसद को जिन पर कानून बनाने का अधिकार है। तो कौन कौन से विषय हैं प्रमुख? प्रतिरक्षा, जिसे हम बोलते हैं डिफेंस, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, संचार, संचार मतलब कम्युनिकेशन, और ये सारे के सारे ऐसे, मुद्रा, ये ऐसे विषय हैं जिन पर की केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब ये विषय आप ध्यान दीजिए, ये विषय ऐसे हैं जो कि पूरे देश में करीब करीब एक समान है, इसमें कोई क्षेत्रीय विविधता वगैरह इसमें कोई भी आड़े नहीं आती। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में वो विषय होते हैं जो स्थानीय प्रशासन से संबंधित होते हैं, जैसे कानून व्यवस्था स्थानीय लेवल पर हमें सुरक्षित रखनी है, तो उसके लिए कौन सा विषय है? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो स्थानीय महत्व के विषय हैं। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? इन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है राज्य सरकारों को। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार की सूची है जिसे कहा जाता है समवर्ती सूची। अभी देखिए, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित होते हैं, तो उनको डाला गया समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? शिक्षा है, मजदूर संघ है, विवाह है, गोद लेना, उत्तराधिकार नियम इत्यादि इत्यादि। देखिए, अब प्रश्न ये है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य ने भी कानून बना दिया और केंद्र ने भी कानून बना दिया, तो किसका कानून चलेगा? देखिए, जब कानून समान है तो दोनों के चलेंगे, लेकिन कानून में यदि विरोधाभास है, इफ द रूल्स मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉन्ट्रडिक्टरी, इस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून को ही मान्य माना जाता है। अगला हम देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसे विषय जो इन सूचियों में शामिल नहीं है, इनको रेसिड्यूरी पावर कहा जाता है,
इन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को या केंद्र सरकार को। आपको पता है कुछ नए विषय जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या साइबर क्राइम है या इस प्रकार के जो लॉज हैं, ये इस प्रकार की जो चीजें थी वो 1947 या संविधान निर्माण के समय पर नहीं थी। तब इनको ऐसे हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि फ्यूचर में कई सारे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो उन पर कानून बनाने का जो दायित्व है वह सौंप दिया था केंद्र सरकार को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम भारत में संघीय शासन व्यवस्था के आगे के स्वरूप को। अच्छा, भारतीय संविधान में कुछ राज्यों को विशेष अधिकार भी दिया गया था। उनमें से एक था जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत कई सारे अधिकार दिए गए थे, लेकिन हाल ही में इसको हटा लिया गया। इसके अलावा भी कई सारे राज्यों में, पूरे राज्य को नहीं, कई सारे राज्यों में कई सारे क्षेत्रों को विशेष अधिकार या स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। उसका कारण ये है ताकि वहां की स्थानीय विविधता है या वहां पर रहने वाले जनजातीय लोगों का जीवन प्रभावित ना हो, इसके लिए उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। इनमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और कई सारे भारत के अंदर भी कुछ ट्राइबल एरिया ऐसे हैं जहां पर उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सूचियों के विषय से संबंधित संविधान द्वारा किए गए बंटवारे को राज्य या केंद्र सरकार अपने स्तर पर बदल नहीं सकती। हमने अभी देखा था कि कोई भी कानून को या किसी भी प्रकार के कानून को कोई भी सरकार अपने लेवल पर बदल नहीं सकती। किस प्रकार का कानून? जिससे कि दोनों को असर पड़ता। तो इसके लिए हमारे संविधान में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है। यदि राज्यों की शक्तियां कम करना है या केंद्र को अपनी कुछ शक्तियां राज्यों को देना है या इस प्रकार कुछ भी इसमें बैलेंस में डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसके लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? संसद के दोनों सदन में कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके साथ साथ ही भारत के जितने भी राज्य, उनमें से कम मोर देन 50% राज्यों की विधानसभा द्वारा भी इसे पारित होना चाहिए। ओके, सो ये जो होता है ये स्पेशल मेजॉरिटी होती है या जिसके द्वारा इस प्रकार के किसी भी प्रकार का फेरबदल इसमें किया जा सकता है। अभी हाल ही में आपने 2-3 साल पहले देखा होगा जीएसटी कानून भारत सरकार ने लागू किया है। तो जीएसटी कानून लागू करने की प्रक्रिया में क्या हुआ कि राज्यों की कर लगाने की कई सारी शक्तियां केंद्र ने अपने पास ले ली। तो इसके लिए केंद्र सरकार को विशेष बहुमत से संसद में तो इस कानून को पारित करवाना ही पड़ा, साथ ही साथ मोर देन 50% से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी इसकी अनुमति लेनी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, 5वां पॉइंट। हमारे देश में केंद्र तथा राज्यों के बीच किसी विवाद पर या किसी विषय पर कोई विवाद होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उसका समाधान करने का अधिकार दिया हुआ है। मतलब 5वां पॉइंट जो हमने विशेषताएं देखी थी वो भी हमारे ऊपर फिट बैठता है। आय के स्रोतों का निर्धारण संविधान द्वारा इसी प्रकार किया गया ताकि राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके। आर्थिक स्वायत्तता ये वर्ड फिर हमारे सामने आया है, इसको एक बार और समझ लीजिए। आर्थिक स्वायत्तता का मतलब होता है यहाँ पर इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, मतलब कि राज्य अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए या पैसे के लिए केंद्र के ऊपर निर्भर ना रहे, इसे कहा जाता है हम आर्थिक स्वायत्तता। तो इसके लिए भी प्रयास संविधान में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम संघीय व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है। केवल कानून भर बना देने से ही संघीय व्यवस्था नहीं चलती है। संघीय व्यवस्था चलाने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है? देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का कारण केवल संवैधानिक प्रावधान भर नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। अब यदि श्रीलंका के साथ में हम इसको कंपेयर करें तो श्रीलंका के अंदर ये भावना वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में थी नहीं कि लोकतंत्र का अर्थ सभी का शासन होता है। वहां पर किस भावना के साथ उन्होंने शासन किया कि लोकतंत्र का अर्थ होता है केवल बहुमत का शासन, और उन्होंने बहुसंख्यकवाद को ही लादा। लेकिन हमारे देश में संघवाद यदि सफल हुआ है, स्थानीय विविधताओं को सम्मान मिला है, वह भारत के साथ रहने के लिए तैयार हुए हैं या भारतीय संघ में एक साथ रहने के लिए तैयार हुए हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार है हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की ये भावना है। इसी संघवादी चरित्र के कारण हमारे देश में कई सारे प्रश्नों का समाधान किया जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकते थे। हमारे देश में भी प्रश्न आए
जैसे कि श्रीलंका में प्रश्न आए भाषा का प्रश्न, प्रांतवाद का प्रश्न, वैसे प्रश्न हमारे यहाँ भी आए। लेकिन देखिए हमारे यहाँ इन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व कर लिया गया है। यह आपको भारत का नक्शा दिख रहा है। प्रयास कीजिए इसमें आज के कौन कौन से राज्य आपको दिख रहे हैं जो वर्तमान में राज्य। देखिए एक बार इसको ध्यान से, यहां पर तेलंगाना है, होना चाहिए, वहां पर हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं है। ये तमिलनाडु की जगह मद्रास है और कर्नाटक की जगह मैसूर है। वैसे ही यहां पर बंबई प्रांत है और यहां पर मध्य प्रांत है, महाराष्ट्र गायब है। वैसे ही राजस्थान की जगह राजपूताना करके एक स्टेट है। तो देखिए कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तब इस प्रकार के राज्य जो वर्तमान में थे वो उस समय नहीं थे। उसका कारण क्या था? कुछ तो स्वतंत्र रियासतें थी और कुछ ऐसे भाग थे जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत थे और वो सारे के सारे एक साथ हमको मिल गए। अब हमारे संविधान निर्माताओं के सामने प्रश्न ये था कि इनको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए राज्यों में। तब एक प्रश्न आया। प्रश्न क्या था कि राज्यों का विभाजन तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं पुनर्गठन। इनका पुनर्गठन जो है वह भाषा के आधार पर कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे जो संविधान निर्माता और जो शीर्ष नेतृत्व था उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी अभी धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ है, ऐसा ना हो कि आगे जाके भाषा के आधार पर भी देश का विभाजन हो जाए। तो इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, केवल भाषा को ही देश के या भाषा को ही केवल भारत के पुनर्गठन का आधार नहीं बनाया, बल्कि इसके साथ साथ संस्कृति, भूगोल, जातीयता, आर्थिक विकास को भी प्राथमिकता दी गई और इसी आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण किया गया। अभी एक एग्जांपल बिहार और झारखंड का लीजिए, दोनों में हिंदी बोली जाती थी करीब करीब, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग राज्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति के आधार पर बिहार जो है प्लेन, जबकि जो झारखंड वाला एरिया है वो आदिवासी संस्कृति। मध्य प्रदेश को भी आप ले सकते हैं इसी प्रकार से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन किया गया। अभी हाल ही में जो पुनर्गठन हुआ आंध्र प्रदेश का, उसमें तेलंगाना आंध्र प्रदेश को अलग अलग किया गया है। दोनों में तेलुगु भाषा बोली जाती थी, लेकिन पुनर्गठन का आधार आर्थिक विकास को बनाया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार भाषाई राज्य की समस्या हमारे देश में आई थी, लेकिन उसका समाधान खूबसूरती से कर लिया गया। अगला था भाषा नीति। भाषा नीति क्या थी कि भाई अब इस देश की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी। याद कीजिए हमारा पिछला चैप्टर, श्रीलंका ने सिंहली को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था और सारे कामकाज उसी भाषा में करने के लिए थोप दी गई थी वो भाषा बाकी के लोगों के ऊपर। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। भाषा नीति मतलब लैंग्वेज पॉलिसी, व्हाट विल बी द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो इसके ऊपर काफी डिबेट चालू हो गया। खासकर जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे उन्होंने कहा कि यदि हिंदी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो लोग हैं जो केंद्र सरकार के पदों में जाना चाहते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, उन परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आईएएस आईपीएस जैसी यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं उसमें अपियर नहीं हो पाएंगे, तो काफी पिछड़ जाएंगे। दूसरा है कि हमें जबरन हिंदी सिखाएगी और हमारे सरकारी कामकाज को हिंदी में करना पड़ेगा। तो इसका समाधान करने के लिए क्या किया, हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा की का दर्जा दिया गया तथा उन्हें संविधान में स्थान दिया गया। इसका बड़ा महत्व हुआ, मतलब कि ना केवल हिंदी, बाकी ये भाषाएं भी भारत की अनुसूचित भाषाएं हैं। केंद्र सरकार के किसी भी पद का के लिए जो उम्मीदवार अप्लाई कर रहा है वो किसी भी भाषा में एग्जाम लिख सकते हैं। राज्यों को अपने राजकाज की भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा पर का उनको अधिकार दिया गया कि भाई आप अपनी स्थानीय भाषा या राज्य की भाषा उसका आप अपने जो भी सरकारी कामकाज है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखा, जो अभी तक भी जारी है। इस प्रकार भारतीय राजनेताओं के लचीले रुख ने हमें श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बचा लिया। तो ये कुछ पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिए ध्यान से कि भारत ने किस प्रकार जो भाषा संबंधी प्रश्न था उसका समाधान कर लिया। ये जो पॉइंट है ये आपके 5 मार्क्स 3 मार्क्स किसी भी प्रकार के आंसर लिखने में काम आएंगे। आगे हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध देखिए, संघवाद का मतलब ये होता है कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर काम करें और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो जब हमने भारत में संघीय स्वरूप को देखा तो हमने ये देखना है कि क्या भारत में वास्तव में केंद्र और राज्य के बीच में ऐसे संबंध रहे कि संघवादी भावना के साथ पिछले 70 सालों से देश का शासन चलता रहा है।
तो इस आधार पर हमने क्या किया, इसको दो भागों में बांट लिया है। केंद्र राज्य संबंधों को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। पहला भाग 1950 संविधान लागू होने से लेके तो 1990 तक, और दूसरा भाग 1990 से वर्तमान में। इसको दो पार्ट में क्यों डाला, मैं आपको डिटेल में बताऊं। पहले भाग में प्राय केंद्र और समूचे देश में एक ही पार्टी की सरकार थी। को पता है कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, केवल सरकार उन्हीं की थी। अब इस स्थिति में क्या था कि राज्य स्वायत्त शासी इकाइयों के रूप में विकसित नहीं हो सके, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार। अब आपको पता है जनरली भारतीय राजनीति में राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वह हाईकमान, ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग निर्धारित करते हैं। अब वो मुख्यमंत्री जो है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो केंद्र के पास से शक्ति मांग सके कि भाई मुझे आप शक्ति दीजिए, मुझे बराबरी का दर्जा दीजिए। तो अभी तक जो था, ये स्थिति जो थी एक प्रकार से सबऑर्डिनेट की स्थिति थी, मतलब कि मातहत, ये सहयोगी की, साथ में काम करने वाले की नहीं थी। अभी तक हम 1950 से लेके 1990 तक हम देखें तो संघवाद के वास्तविक जो जिसे कह सकते हैं कि विशेषताएं हमारे देश में दोनों के काम, केंद्र के काम और राज्य के काम में परिलक्षित नहीं होती थी। यहाँ पर राज्य की भूमिका केवल एक सहायक के रूप में थी। ये केवल कैसा था, सबऑर्डिनेट, केंद्र आदेश देता था, राज्य उसका पालन करता था। बदकिस्मती से जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं होती थी, वहां पर कई बार केंद्र ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां की सरकारों को भी भंग किया था। तो इस प्रकार यदि हम संघवादी भावना की बात करें तो इस पहले वाले सेक्शन में तो कहीं कहीं पर हमको केंद्र की भूमिका बिग ब्रदर की दिखाई देती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके दूसरे पीरियड को। दूसरा जो पीरियड था 1990 के बाद आया। आखिर 1990 के बाद में दोस्ती होने का कारण क्या है, तो इसका कारण था मजबूरी। मजबूरी कैसी थी कि 1990 के बाद में कोई भी राजनीतिक दल भारत में ऐसी स्थिति में नहीं था कि वह केंद्र में अपने दल पर सरकार बना सके। नो पार्टी इन इंडिया वाज एबल टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट इट्स ओन, मींस वो कंप्लीट मेजोरिटी लेने की स्थिति में नहीं थे। अब उन्होंने क्या किया, एक नए प्रकार का सरकार बनाने का प्रयास हुआ जिसे कहा जाता है गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, आपने कुछ राज्यों के दलों का साथ लिया और जो मेजोरिटी के लिए जो फिगर है उसको कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार एक गठबंधन का सरकार बन के आपने क्या किया, उन दलों को भी सत्ता में शामिल कर लिया। अब ये दल कौन थे, ये दल प्रायः क्षेत्रीय दल थे जिनकी राज्यों में भी सरकार थी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टीएमसी। टीएमसी कहाँ का, तृणमूल कांग्रेस जिसकी बंगाल में सरकार, या हम अकाली दल को लेते हैं जिसकी पंजाब में सरकार है, ठीक है, या फिर समाजवादी पार्टी को ले सकते हैं जिसकी यूपी में सरकार थी। तो इस प्रकार के इन दलों का जब सहयोग लिया तब अब ये दल जो एक प्रकार से सहयोगी की भूमिका में थे, अब ये करीब करीब बराबर आ गए। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अब बराबरी का अधिकार मांगने से वो ना तो हिचकिचाते थे, ना केंद्र उनको बराबरी का अधिकार देने में मुंह कर सकती थी। इस प्रकार भारत में एक नवीन प्रवृत्ति का जन्म हुआ जिसे कहते हैं सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद का मतलब है अब केंद्र और राज्य दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर मिलके देश का शासन चलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है जब आप सत्ता, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब आप सत्ता जो है अपने हाथ में ना रख के इसे अपनी, ये देखिए यहां पर, यहां से आपको पता है ये है सपोज केंद्र, सारी शक्तियां इसके पास है। बाद में इसने क्या किया, कुछ शक्तियां राज्यों को दे दी। जब केंद्र अपनी शक्तियों को इस प्रकार बंटवारा करता है तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। अब इस विकेंद्रीकरण को और भी हमने आगे बढ़ाया, यहां तक तो स्थिति हमको संविधान में आ ही गई थी, लेकिन 1992 के बाद में क्या हुआ, एक और स्तर की सरकार हमारे देश में बनी जिसे कहते हैं हम पंचायती राज या स्थानीय शासन व्यवस्थाएं। यहां लिखता हूं मैं स्थानीय शासन। इस स्थानीय शासन के कारण क्या हुआ कि राज्यों ने अपने कुछ अधिकार निकाल के इनको दिए। मतलब ये अधिकार क्या हो रहे हैं, केंद्र की तरफ नहीं जा रहे, मतलब सेंटर की तरफ नहीं जाके ये क्या हो रहे हैं, इसके अलग अलग यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं। इसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण या इंग्लिश में कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन।
भारत जैसे विशाल देश में केवल 2 स्तरों से सरकार चलाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं था। मतलब कि केवल दिल्ली से या गांधीनगर से मेरे गांव में क्या विकास के काम करने हैं, ये डिसाइड यदि करना हो तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरे गांव में सड़क बननी है या लाइट लगनी है या हैंडपंप लगना है या शमशान घाट बनाना है, ये सारा डिसीजन कौन लेगा? मेरी ग्राम पंचायत लेगी। तो इस प्रकार डिसीजन लेना, उनको एग्जीक्यूट करना, उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करवाना, ये सारा का सारा कार्य हुआ विकेंद्रीकरण के तहत। इससे क्या हुआ? स्थानीय मुद्दों का समाधान और प्राथमिकताएं स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित होने लगी। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि शासन संचालन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कर संघवाद और लोकतांत्रिक भावना का विस्तार किया जाए। इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, अभी तक यदि हम माने कि केंद्र सरकार मतलब संसद में राज्यसभा और लोकसभा के मिला के हमारे एमपी थे 750। मतलब सत्ता में कितने लोगों को साझेदार किया गया था? 750 लोगों। चलिए, इसमें से हम सारे राज्यों को जोड़ लेते हैं। यह है स्टेट। इन सारे स्टेट को भी हम जोड़ लेते हैं। मानो कि सारे स्टेट्स के अंदर सारे एमएलए वगैरह सबकी संख्या मिलाकर 8000 हुई। तो टोटल भारत का शासन कितने लोग चला रहे हैं? 8750 लोग। मतलब 8750 लोगों को ही सत्ता में शामिल किया गया है, जबकि देश की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है। तो क्या यह सही है? नहीं। जब तीसरे स्तर की सरकार का गठन हुआ भारत में, तब इसमें गांव से पंच, सरपंच, नगर पालिका के सभ्य, जिला पंचायत के सभ्य, तालुका पंचायत के सभ्य, इस प्रकार से इतने सदस्य शासन में जुड़े कि भारत में करीब करीब 1 करोड़ लोगों को, याद कीजिए, 1 करोड़ लोगों को शासन चलाने में सीधा सीधा सहभागी बनाया गया। इसी को हम कहते हैं सच्चा संघवाद या सच्ची सत्ता की साझेदारी। तो इस स्थानीय शासन कानून का या स्थानीय स्वशासन कानून या विकेंद्रीकरण कानून या पंचायती राज कानून, आप इसको बोलिए, इसके कारण सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि करोड़ों लोगों को सत्ता में साझेदार बनाया गया है। 1992 के पंचायती राज कानून के द्वारा मुख्य प्रावधान क्या किए गए देख लीजिए। स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। देखिए, पहले भी ग्राम पंचायत थे, ऐसा नहीं भारत में 1958 से ग्राम पंचायत थे, लेकिन पहले क्या था, इनके कोई चुनाव नियमित नहीं होते थे। कभी 4 साल, कभी 6 साल, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हुआ करते थे। कुल मिला के इनको ना तो कोई अधिकार प्राप्त थे ज्यादा, मात्र नाम के लिए गांव में एक पंचायत होती थी जो छोटे मोटे गांव के काम करती थी, और वो भी राज्य की दया के ऊपर निर्भर था कि भाई राज्य उनको कितने अधिकार देता है। तो अब ये बाध्यता हो गई। क्या बाध्यता हो गई? कि हर 5 साल में, अब भारत में क्या निश्चित अवधि को क्या कर दिया? 5 साल। हर 5 साल में इनके चुनाव होना जरूरी है पंचायत में। दूसरा, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। तो बड़ी मात्रा में अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़ी जातियों को भी, याद रखिए, ओबीसी को भी इसमें शामिल किया गया। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कम से कम 1/3 मतलब 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया। बाद में कई सारे स्टेट जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 50%। आप सोचिए, देश का शासन चलाने में 50% आबादी अब अपना 50% योगदान देने में सक्षम हो पाए। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो राज्य के स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव है या पंचायतों के चुनाव। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना सुनिश्चित किया गया। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड सम सोर्स ऑफ इनकम टू द लोकल बॉडीज। इन्होंने क्या किया? जैसे कि कुछ टैक्स लगाने के अधिकार जो केवल और केवल राज्य सरकार के पास थे, अब ये अधिकार उन्होंने किसको दे दिए? वो अधिकार अब इन्होंने दे दिए स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम भारत में इसके स्वरूप को। तो ये जो स्वरूप आपके सामने है, इस प्रकार का स्वरूप हमारे यहाँ पर गठन किया गया। इसको ग्रामीण क्षेत्रों में अलग व्यवस्था थी और शहरी क्षेत्रों में अलग। ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली पहले ग्राम पंचायत,
उसके बाद तालुका पंचायत और उसके बाद जिला पंचायत। ये जो सिस्टम है इसको कहा जाता है 3 टायर सिस्टम या त्रिस्तरीय सिस्टम। ओके, त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर। कौन कौन से स्तर हुए? ग्राम पंचायत पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप देख सकते हैं। ये हुआ। शहरी क्षेत्रों में क्या किया? नगरीय क्षेत्रों में, या हम कह सकते हैं नगरीय क्षेत्रों में उनकी आबादी के हिसाब से उनको बांट दिया गया। जो गांव नगर बनने की तरफ अग्रसित थे उनमें नगर पंचायतें बनाई गई। छोटे शहरों में नगर पालिकाएं, और बड़े शहर जैसे इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, कानपुर, इस प्रकार के शहरों में नगर निगम। या दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये चैप्टर जो है आपको समझ में भी आया होगा, आपने इसको देखा भी होगा, और कई सारे माइक्रो कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर कवर करने का प्रयास किया है, वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। तो अब आपको करना क्या है कि जितने भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जितने भी इसके अंदर लाल फॉन्ट, जो रेड फॉन्ट का इस्तेमाल किया, उनके वर्ड्स को लिख लीजिए। यदि आपको इनका मीनिंग समझ में नहीं आता, एक बार आप वीडियो को देखिए और अपने से इनके प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। मुझे यकीन है ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।